हाय, वेलकम अगेन। आज आप पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, करंट अफेयर्स। अभी तक आपने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया होगा। अब समय आ गया है कि आप जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं उनसे समराइज करने का। इसलिए आज से हम लोग मई 2024 से लेकर मई 2025 तक के सभी अत्यंत महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे, साथ में मेमोराइज करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना शून्य हो जाए। इस वीडियो में बहुत कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं विस्तार से भी बताए गए हैं, जैसे कि बायो बिटुमिन क्या है, क्लाउड सीडिंग क्या है, स्वामित्व योजना क्या है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 50 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे हैं। साथ ही पेपियर माशे कला क्या है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आपको अंत तक बने रहना चाहिए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। अगर आप चाहें तो इसे 1.25x पर देख सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर करें, जिससे कि आपको अधिकतम आउटपुट मिल जाए। और आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सेक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद उससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार, सम्मान, सूचकांक को कवर किया जाएगा। सो आइए कंटिन्यू करते हैं। सौर ऊर्जा व स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का कौन सा गांव बना है जो कि हरित गांव की श्रेणी में आता है? इसका आंसर हो जाएगा रंगाचेरा, राइट। दिल्ली की कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो क्लाउड सीडिंग ट्रायल। क्लाउड सीडिंग परियोजना वैज्ञानिकों के निर्देशन में किस संस्था द्वारा यह किया जाएगा? आईआईटी कानपुर। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई क्लाउड सीडिंग परियोजना बेसिकली प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे कृत्रिम वर्षा या फिर आर्टिफिशियल रेन भी कहा जाता है। इस माध्यम से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। साथ ही कुछ विशेष रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, क्या है सिल्वर आयोडाइड, इसके बाद या फिर पोटासियम आयोडाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, या फिर शुष्क बर्फ या जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल विमानों की सहायता से विशेष उपकरणों के द्वारा बादल में छिड़का जाता है, जिससे कि बादलों में नमी बढ़ती है और बारिश होती है। यह बारिश हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को जमीन पर लाकर प्रदूषण के स्तर को कम करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसे भी जान लेना चाहिए। इसका मेन मोटो क्या है या उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, जैसा हम लोगों ने बात किया, कि वायु प्रदूषण से निपटना है। साथ में विशेषकर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरनाक स्तर को कम करने की दिशा में एक प्रयास रहता है। इसकी प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो मौसम का विश्लेषण कर उपयुक्त बादलों की पहचान कर कर ही इस प्रकार की क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जब वायु में नमी हो और विमान लगभग 1.5 घंटे तक उड़ान भरकर सीडिंग एजेंट्स के माध्यम से बादलों में छिड़कते हैं। ये रसायन बादलों में बूंदों या बर्फ के कणों का निर्माण करते हैं और बारिश होती है। इसके पहले पिछले प्रयास किए गए 2018 में एक बार प्रयास किया गया था, 2018 में, हालांकि यह सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद से 2023 में भी ऐसे प्रयास किए जा सकें ताकि प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। ये दोनों ही सफल नहीं हुए थे क्योंकि उस समय ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से दोनों ही प्रयास असफल हुए थे 2018 में और 2023 में। इस प्रकार का उपयोग अन्य देश जैसे कि UAE, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देश अपने सूखे क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने और आग को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को अपनाई जाती है। UAE में पानी की कमी को दूर करने के लिए भी इसका नियमित उपयोग किया जाता है। तो इतना बहुत है क्लाउड सीडिंग के बारे में। स्टैटिक पोर्शन का जो हमें याद करना है वो ये जानना है कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। बस ये देख लेते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है? तो ये 2 पांडुलिपियां कौन कौन सी हैं? पहला है द्रव्य रत्नाकर निघंटु, दूसरा है द्रव्य नामाकरी निघंटु। तो ये दोनों आपको याद करना है। अगला फैक्ट देख लीजिए। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, जो कि 1970 की तट रेखा की लंबाई के आधार पर अभी
6% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। जो वृद्धि ये 47.6% की हुई है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे किस आधार पर 47.6% की तटीय रेखा में वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए, यह विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसकी एक संस्था है, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, जिसको एनसीसीआर भी कहा जाता है। इसके सर्वेक्षण के आधार पर इसने जो डेटा प्रदर्शित किए उसके आधार पर 47.6% की वृद्धि को दर्शाता है, जो कि 1970 के 7516 किलोमीटर से बढ़कर 11098 यानी 11। साथ में यह भी जान लेना चाहिए कि जो नई पद्धति में खाड़ी, मुहाने, प्रवेश द्वार और अन्य भू आकृतियों से संबंधित विशेषताओं को भी इस बार शामिल किया गया है। कौन कौन सी चीजें? तो खाड़ी के जो क्षेत्र हैं वे, जो उसके तट रेखा वे, मुहाने, प्रवेश द्वार और अन्य जो भू आकृतियां हैं उसे भी इस बार इसमें शामिल किया गया। इससे पहले सीधे मापन की प्रक्रिया को अपनाया जाता था, तब वो 7516 किलोमीटर था। फिलहाल 11,098 किलोमीटर हो गया है, जो कि 47.6% की वृद्धि को दर्शाता है। इसे हमें याद करना है, ये जो दोनों ही डेटा 47.6%। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक किस तट रेखा में वृद्धि हुई है, कौन से राज्य की तट रेखा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये है गुजरात, 2314 किलोमीटर की वृद्धि को दर्शाता है, यानी 2314 किलोमीटर की वृद्धि हुई है सबसे अधिक गुजरात में। उसके बाद से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद से है तमिलनाडु, उसके बाद से है केरल, उसके बाद है पांडुचेरी। अगर ये हम लोगों ने देखा, ये किलोमीटर वाइज यानी क्षेत्र के हिसाब से सबसे अधिक गुजरात में। अगर हम यहीं पे बात कर लें सबसे अधिक परसेंटेज वाइज कौन से राज्य में वृद्धि हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये है पश्चिम बंगाल, जिसमें कि 357% की वृद्धि को दर्शाता है। तो हमें दो फैक्ट अभी हम लोगों ने देखा, पहला कि सबसे अधिक तट रेखा में वृद्धि कौन से राज्य में हुई है, तो गुजरात। दूसरा प्रश्न ये है कि सबसे अधिक परसेंटेज वाइज कौन से राज्य में वृद्धि हुई है, तो ये है पश्चिम बंगाल। अब सीक्वेंस में बात कर लें कि सबसे अधिक तट रेखा में वृद्धि कौन कौन से राज्यों में हुई है। तो सबसे पहले है गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद से आता है पुडुचेरी। तो ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना चाहिए, कभी कभार सीक्वेंस लगाने को आता है। बहरहाल आइए नया प्रश्न देख लेते हैं। भारत की तट रेखा की आधिकारिक लंबाई इसके पूर्व कितनी मानी जाती है, तो 7516, जिसकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। और ये कौन से डेटा के आधार पर? 1970 के डेटा के आधार पर है, जिसमें सीधे सीधे तट रेखा की लंबाई को नापा जाता था। अभी हम लोगों ने देखा इसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेट इस बार से किया गया है, जिससे कि 47.6% की वृद्धि को दर्शाता है। नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और दूसरा प्रश्न क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे अधिक परसेंटेज वृद्धि किसमें हुई है, तो वह है पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं, अब सब वन लाइनर है, इसको देख लीजिए। दो नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, वे कौन कौन से? कोटा राजस्थान में, पुरी ओडिशा में। किस राज्य ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस प्रकार के मीडिया? तो पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की बात की गई है। आगे बात कर लेते, भारत ने किस बांध से पाकिस्तान को जल प्रवाह की रोकने की बात की है, तो बगलिहार बांध। इसके और बगलिहार बांध कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। किस कंपनी ने एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का, यानी यहाँ पर क्या किया जाएगा, गोल्ड को मेल्ट किया जाएगा, का अनावरण किया है, तो ये है गोल्ड सिक्का, ये कंपनी का नाम है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कगार पर राष्ट्रीय बहस की मांग की है? तेलंगाना। आपको जान लेना चाहिए ऑपरेशन कगार है क्या। ऑपरेशन कगार ये माओवादियों यानी नक्सलवादियों को उखाड़ फेंकने की दिशा में एक कदम है, या ये ऑपरेशन शुरू किया गया। विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। हाँ, ये कुछ खास नहीं है। ये देखिए, वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये जानना है। संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी से हैं। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया, ये जानना है। गाजियाबाद। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस मिशन के अंतर्गत जारी किया गया? स्वच्छ भारत मिशन शहरी। भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह कौन सा बना है? ये विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह।
कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हमें यह जान लेना चाहिए कि कचरा बीनने वालों को किस योजना के अंतर्गत यह घटना को जोड़ा गया। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते, इसको ध्यान रखना है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ से शुरू किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र। किस कंपनी ने सीमा पार बिजली पारेषण और संरचना की स्थापना के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हमें यह जान लेना चाहिए कि नेपाल के साथ कौन सी भारतीय कंपनी ने समझौता किया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके न्यू चीर फाड़ करने वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? तो ये हो जाएगा आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, जो कि नई दिल्ली में है। भारत का पहला कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अमरावती, आंध्र प्रदेश। किस आतंकवादी संगठन ने पहलगाम हमले की अपनी संलिप्तता से इनकार किया है? द रेसिस्टेंट फ्रंट, TRF। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है? JD वेंस। भारत व अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा है? ये आपको याद रखना है, $500 अरब। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कौन सा बना है? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। सारे फैक्ट हैं, आपको देख लेना चाहिए। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया? पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस संधि के तहत किन नदियों पर नियंत्रण प्राप्त है? सिंधु, झेलम और चेनाब, जो पश्चिम की नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहां पर निर्माणाधीन है? यह देवप्रयाग के सौंड से जनासू के मध्य, सौंड से जनासू के मध्य, ये उत्तराखंड विशेष के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये मोतिहारी, बिहार में। पहलगाम आतंकी हमला कहां पर हुआ? अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, 22 अप्रैल 2025 को। ये डेट भी याद रखना चाहिए। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हुआ? बैसरन घाटी में, जो कि पहलगाम में है। यह श्रीनगर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आतंकी हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? 26 नागरिक। हमले में मारे गए नागरिकों में कितने विदेशी नागरिक शामिल थे? एक, जो कि नेपाल से संबंधित था। किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि एंजियोप्लास्टी के लिए विशेष योगदान इन्होंने दिया था? इनका नाम है डॉक्टर सैमुअल मैथ्यू कैलारिकल। ठीक है। पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ये देखिए, संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसके द्वारा विमोचन किया गया था? तो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी। इस पुस्तक का 5वां अध्याय का संकलन किसने किया? डॉक्टर प्रभात ओझा ने। किस संस्था ने कोक बोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो कोक बोरोक साहित्य परिषद। पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी अपनाने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना है? तो ये है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाने का? तो पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी। पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी क्या है? तो आधुनिक भूमिगत खनन की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसको सबसे पहले साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी SECL द्वारा अपनाया गया है। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत सरकार द्वारा कितने दिनों का राजकीय शोक मनाया गया? 3 दिन। ये ध्यान रखना है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। और इसका कार्यकाल क्या होगा? अप्रैल 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक। कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो ये नाम याद रखना है, नाट्य शास्त्र और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता। अनुसूचित जाति के उपश्रेणीकरण के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है? आंध्र प्रदेश। इस शहर ने सैनिटरी कचरे के 100% पृथक्करण
व निपटान का लक्ष्य हासिल किया। कराड़ शहर जो कि सतारा महाराष्ट्र से संबंध रखता है। विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये देख लीजिए कि पीएम विश्वकर्मा राष्ट्रीय एससी एसटी हब का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये मयूरभंज ओडिशा में। इंडो म्यांमार सीमा पर बाढ़ बंदी करने के लिए मुक्त संचलन व्यवस्था को समाप्त करने के विरोध में किस जनजाति परिषद ने प्रदर्शन किया है? तो यमख्युंग जनजाति परिषद YTC। तो हमें ये याद करना चाहिए। मेघालय की किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? रिंडिया रेशम और खासी हथकरघा उत्पाद। रोंगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आप बिहू से पहचान गए होंगे, असम में। अमीर खुसरो का 721वां उर्स पुण्य तिथि कहाँ पर आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में। ये उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक क्या बोलते उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो ये 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बना है, जीआई टैग का हब बन गया? तो ये काशी क्षेत्र। ये आपको याद रखना चाहिए कि जीआई टैग का हब कौन सा उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, तो वह है काशी क्षेत्र या काशी नगरी। जौनपुर की किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? इमरती को। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हो चुके हैं? तो ये हैं 77, राइट, 77। ये याद रखना है, 77 टोटल हैं जिनको उत्तर प्रदेश के जीआई टैग दिए गए हैं। ये ऊपर के दोनों फैक्ट काम के नहीं, इसे स्किप कर देते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस कंपनी के साथ ये समझौता हुआ है? तो रोसाटोम जो कि रूस की कंपनी है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। इस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक PAI की पहली बेस लाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। उत्तर प्रदेश को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपको याद रखना चाहिए। स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूपी इन्वेस्ट के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय किरण आनंद को। सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय से राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 की अपेक्षा 2023-24 में कितना हो गया? तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 918 से 930 हो गया। ऐसा सरकार क्लेम करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से हुआ है। बहरहाल आगे देखते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा, 24-25 में PM अजय योजना के अंतर्गत कितने आदर्श ग्राम घोषित किए गए? तो ये 4991। और यह योजना कब शुरू की गई थी? 2021-22 में। और यह योजना अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? अजय का फुल फॉर्म क्या है? अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए PM अजय योजना किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PM अजय योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2021 और 22 में। ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्पैम के खिलाफ मेटा के सुरक्षा अभियान का विस्तार करने के लिए किस ऐप के साथ समझौता किया है? तो ये है व्हाट्सएप। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर थी? तो ये पुर्तगाल और स्लोवेनिया। अमेरिका ने किस पाकिस्तानी आतंकी को भारत प्रत्यर्पित किया है? तहव्वुर राणा। किस भारतीय सांसद ने ग्रेट वैन डैम चीन की एक परियोजना पर बांध बनाने की चिंता व्यक्त की है? तापीर गावो। तो ये भाजपा के सांसद हैं जो कि चीन द्वारा बनाया जा रहा ग्रैंड वैन डैम पर इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश जल निगम ने कितने गांवों को अधिक फ्लोराइड की पुष्टि की है? तो ये 120 गांव। पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये महिला व बाल विकास मंत्रालय। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है ओडिशा, दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर है गोवा, चौथे नंबर पर है झारखंड और 5वें नंबर पर है गुजरात। इसे आपको ध्यान रखना चाहिए।
किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के। भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक है? ये याद रखना है, 2025-26, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे का लक्ष्य 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण करना। भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये है मोहाली, असम। एक चीज और देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जो कि हुआ था 3 से 5 अप्रैल 2025 को। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का थीम क्या था? स्टार्टअप इंडिया एट 2047 अनफोल्डिंग भारत स्टोरी। किस विश्वविद्यालय ने रविन्द्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा 1924 की 100वीं वर्षगांठ पर भारत व चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। और प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है निधि तिवारी। देश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? ये है बलिया। और यह किस संस्था द्वारा खोजी गई है? ओएनजीसी के द्वारा। डाक विभाग ने किस भारतीय संत व समाज सुधारक की स्मृति में डाक टिकट जारी किए हैं? तो माता कर्मा। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करने की घोषणा की है? नालंदा महाविहार। उत्तराखंड की किन दो नदियों के किनारे धार्मिक गलियारा की घोषणा की गई है? तो ये है गंगा व शारदा। इस प्रोजेक्ट का और क्या नाम है? तो शारदा प्रोजेक्ट के नाम से भी इसे फेमस है। महोत्सव के दौरान 150 फीट से अधिक ऊंचा रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये हुस्कुर मधुरम्मा देवी यात्रा। जल शक्ति अभियान द कैच द रेन 2025 का छठा आयोजन कहाँ किया गया? ये पंचकुला, हरियाणा। भारत की पहली एआई संचालित वन निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, गुजरात में। महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियां दक्षिण अफ्रीका के किस संगठन को सौंपी गई? फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट को सौंपी गई है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? वृंदावन, मथुरा। राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? गाजियाबाद। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज की शुरुआत की है? पंजाब। ये आपको याद करना चाहिए। भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज की शुरुआत की है, पंजाब राज्य। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन जानते हैं कहाँ होगा? नई दिल्ली में। संसद भाषणी पहल किसके सहयोग से शुरू की गई है? लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय रेलवे ने किस मिशन के तहत जल संकट से निपटने के लिए तालाब खुदवाने की घोषणा की है? अमृत सरोवर मिशन। फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा। पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। और प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द इंडियन ओशन का अवार्ड कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान है दिया गया है? तो ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इसमें कुछ राइज ऐप के बारे में जान लेते हैं। तो राइज ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया बच्चों के नियमित टीकाकरण से संबंधित एप्लीकेशन है जिसका नाम है राइज। यह बच्चों से संबंधित है, बच्चों के नियमित टीकाकरण से संबंधित है। राइज का फुल फॉर्म क्या है? तो रैपिड इम्यूनो स्किल एनहांसमेंट। योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस की आधारशिला
शुरू की है तो यह है नोएडा। किस देश की राजदूत ने गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया? नीदरलैंड्स। मारिया ग्रेरार्ड्स। पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ पर शुरू किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना। कांथा मेला यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा महिला कारीगरों की कढ़ाई और प्रदर्शनी के लिए मेला शुरू किया गया है। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 1992-93 में 3.4 से घटकर 2019-21 में कितना हो गया है? तो ये हो गया 2.4 से 2 हो गया है या 2 हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विश्वविद्यालय में किसान मेले की सहभागिता की है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। ये ध्यान रखना है, लेसेंट के अध्ययन के अनुसार भारत में अनुमानित कितनी जनसंख्या वर्ष 2050 तक अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होगी? 2050 तक 33% जनसंख्या मोटापे से ग्रस्त होगी। तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादन देश कौन सा है? ये है भारत। रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये है डॉक्टर मयंक शर्मा। उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो ये है 5। ये 5 गलियारे कौन कौन से हैं इसको आपको जानना चाहिए। पहला है प्रयागराज विंध्याचल काशी गलियारा। दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा। तीसरा है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य गलियारा। प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक तीर्थ गलियारा। प्रयागराज राजापुर चित्रकूट गलियारा। ये सारे गलियारा को आप ध्यान रखिएगा, 5 गलियारों का। एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर, राजस्थान। किस राज्य ने हाल ही में ड्रोन प्रमोशन की उपयोगिता नीति 2025 को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। ये सूरजकुंड मेला आप जानते हैं फरीदाबाद में ही लगता है हर बार। नई आबकारी नीति उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड ने भी अपनी शुरू की, साथ में दिल्ली ने भी, इसलिए कोई खास नहीं है ये। और ये देख लिए प्रीमियम रिटेल दुकानों के लिए 25 लाख का शुल्क होगा, इसमें ये भी कुछ खास नहीं। ये देखना है कि भारतीय रेलवे का एक नया सुपर ऐप शुरू हुआ जिसका नाम है स्वरेल। हालांकि अभी डाउनलोड नहीं हुआ, मैंने ट्राई किया था। ये याद रखना है भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये है लखीमपुर खीरी। ये आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। किस एयरपोर्ट को सार्वजनिक हवाई अड्डे का लाइसेंस प्रदान किया गया? तो ये दतिया, इसमें कुछ खास नहीं है। गूगल का सबसे बड़ा कैंपस भारत में किस नाम से लॉन्च किया? तो ये है अनंत। इतना ध्यान रखना है। भारत किस देश के साथ नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने का दूसरा देश बन गया? ये चाइना। कुछ फैक्ट्स को स्किप किए जा रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं हम लोग। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। ये 9वें नंबर की है, मतलब 9वें क्रम की हैं। अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो ये 4थे नंबर की हैं। इसके पहले 3 लोग यानी शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की। तो ये 4थे नंबर की है महिला मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करेंगे। ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये आपको ध्यान रखना है। टाइम्स मैगजीन में वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किसने जगह पाई है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन। किस जनजातीय समूह ने अली ए लिगांग त्योहार मनाया है? मिसिंग समुदाय। ये देखिए भारतीय किन्नर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर, राजस्थान। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये 1 लाइनर फैक्ट है तो आप थोड़ा बोर हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा जाएगा और मल्टीपल वीडियोस में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट यानी आगे के 6 पेज बाकी हैं, इसको हम लोग राष्ट्रीय वाले सेक्शन में कवर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? भागलपुर, बिहार। यहां पर चुनाव होने वाले हैं।
समाचारों में रही सौपर्णिका नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। यह नदी क्यों चर्चित रही है? सीवेज व प्लास्टिक प्रदूषण के कारण। तो हमें बस यह जान लेना है कि यह नदी कर्नाटक के उडुपी शहर से निकलती है और 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। हाल ही में किस राज्य ने बाहर के लोगों को कृषि व बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का एक मसौदा तैयार किया है? तो वो है उत्तराखंड। काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शहर में EFTA डेस्क खोलने की घोषणा की गई है? ये है नई दिल्ली। EFTA का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें कौन कौन से देश हैं इसे भी जान लेना चाहिए। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टीन। एक सदाबहार फैक्ट कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ये भी देख लीजिए, सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने। यह बैठक कहाँ पर किया गया? तो ऑब्वियस है नई दिल्ली में। इसका मुख्य विषय देख लीजिए, सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए की गई वर्तमान की जा रही पहला विम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हमें याद रखना चाहिए, गांधीनगर, गुजरात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, स्वावलंबिनी कार्यक्रम या स्वावलंबिनी योजना। यह कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, इसके बारे में जान लीजिए। यह असम व मेघालय की महिलाओं के लिए उद्यमिता कार्यक्रम है ताकि उन्हें उद्यम मिल सके। तो हमें यह ध्यान रखना है कि स्वावलंबिनी योजना मुख्यतः पूर्वोत्तर के 2 राज्यों असम व मेघालय के लिए शुरू की गई है। इसके बारे में इतना आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम का नया नाम विजयदुर्ग कर दिया गया, इसमें कुछ खास नहीं है, ये कोलकाता में है विजयदुर्ग। नोदी बंधन रिवर बॉन्ड जो पश्चिम बंगाल नाम से है, नोदी लिखा गया है, जो कि पश्चिम बंगाल की एक्सेंट है। नदी को नौदी, रसगुल्ला को रसगुल्ला ऐसा बोलते हैं, तो ये वहाँ का एक्सेंट है। नोदी बंधन ये है पश्चिम बंगाल की एक योजना है। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार ने किसकी 100वीं जयंती पर 100 रुपए के स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? मोहम्मद रफी। कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब का शुभारंभ कहाँ किया गया? IIT इंदौर। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस मिशन की योजना की घोषणा की है? कपास उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ये याद रखना चाहिए, रीवा, मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह है बिहार। समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन किसने किया है? तो ये गुजरात ने। और अभी हाल ही में किस राज्य ने UCC को इम्प्लीमेंट किया है? 27 जनवरी 2025 को। वो राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड। महाकुंभ 2025 में किस देश के राजा ने स्नान किया? भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। हिमाचल प्रदेश में भांग की नियंत्रित खेती के लिए कितने विश्वविद्यालयों को पायलट अध्ययन की अनुमति दी गई है? तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसको भी याद करना चाहिए। भव्य ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्रयागराज। महाकुंभ ड्रोन शो किस विभाग द्वारा आयोजित किया था? तो पर्यटन विभाग के द्वारा। अब ये भी जान लीजिए कि ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की बैठक मार्च 2025 में कहां पर की गई है? भारत। महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? ये देखिए 3 सदस्यीय पैनल है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष कुमार, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। यानी हर्ष कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जो महाकुंभ 2025 के भगदड़ की जांच करेगा। यह भगदड़ कब हुई थी? ये डेट याद रखना चाहिए, 29 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या के दिन। संस्कृति मंत्रालय संस्कृत नाटक अकादमी द्वारा गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रस्तुत प्रदर्शन का नाम क्या था? तो जयति जय मम भारतम।
जयति जय मम भारतम। ये देखिए किन दो संगठनों ने ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र के लिए MOU पर साइन किया है, तो आप ये जान लीजिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE और टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इसको जान लेना चाहिए आपको कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है, तो पल्ले गंगाधर रेड्डी। ये आपको याद करना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हल्दी बोर्ड पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है। तो आप इसके अध्यक्ष को याद कर लिया, और पहली बार ये अध्यक्ष बने हैं या पहली बार अध्यक्ष के गठन किया गया, पल्ले गंगाधर रेड्डी। तो हल्दी पीली होती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, पल्ले यानी पीले हैं, तो पल्ले गंगाधर रेड्डी ऐसे याद कर सकते हैं। हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, पल्ले गंगाधर रेड्डी। कई बार रिपीट कर दिया हमने। इसका मुख्यालय है, ये भी याद करना है, निजामाबाद तेलंगाना। टोक्यो संवाद का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया, तो ISC बेंगलुरु। मुथूट फाइनेंस की कौन सी नई सेवा शुरू की गई है, तो विश्वास की तिजोरी लॉकर सुविधा। ये जानने वाला फैक्ट है, इसको याद करिए। विश्व स्मारक कोष यानी WMF ने किस भारतीय स्थल को अपने विश्व स्मारक की निगरानी सूची में शामिल किया है, तो मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन। ये याद करना चाहिए, हैदराबाद का। मूसी नदी के किनारे किन प्रमुख ऐतिहासिक भवनों का उल्लेख किया गया, तेलंगाना हाई कोर्ट, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और ब्रिटिश रेजिडेंसी। तो हमें याद रखना चाहिए WMF द्वारा किस स्थल को निगरानी सूची में रखा गया है, तो मूसी नदी का ऐतिहासिक भवन, जो उसके आसपास के ऐतिहासिक भवन है, उसको निगरानी सूची में WMF ने रखा है। आगे, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस योजना पर जिला मजिस्ट्रेटों का सम्मेलन आयोजित किया है, PM जनमन आदर्श तन्यज्ञाओं की आधारशिला रखी गई है, सोलन हिमाचल प्रदेश। इसरो ने साइक्लोपियन दीवार का मानचित्रीकरण योजना बनाने की शुरुआत की है, कहां से, राजगीर बिहार। किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है, ये आपको याद करना चाहिए, महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है। एक प्लेट एक थैला अभियान को किसने शुरू किया है, कृष्ण गोपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक। लोकपाल प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाने का निर्णय लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी को प्रतिवर्ष लोकपाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहिए, 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। अब देख लेते हैं लोकपाल दिवस के पहले समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, अभी तो रिटायर हो चुके हैं। भारत का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, तपोवन प्रयागराज। इसकी ऊंचाई है 52 फीट। प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क के निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली है, गाजीपुर। ये आपको जानना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं। तमिलनाडु के 15 मछुआरों को कहां से हिरासत में लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिएगो गार्सिया द्वीप, जो कि हिंद महासागर में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीओना पहल के लिए किससे साझेदारी की है, गूगल क्लाउड। ये है क्या, यूपीओना, उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। ये आपको फुल फॉर्म भी जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया है, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी व प्रयागराज। महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष कुंभवाणी चैनल, जो कि 103.5 मेगाहर्ट्ज पर शुरू किया गया, उसका नाम है आकाशवाणी प्रसार भारती, राइट। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2024 में कितनी हो गई है, तो 1,46,195। महाकुंभ मेला 2025 में कालाग्राम का उद्घाटन किसने किया, तो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ध्यान रखना चाहिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, ये बेंगलुरु में। बोड़ा त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी याद रखना चाहिए, बोड़ा त्योहार हिमाचल प्रदेश का त्योहार है। किस राज्य ने पार्थ योजना लागू की है, लॉन्च की है, तो यह है मध्य प्रदेश। पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी भर्ती प्रशिक्षण एवं हुनर। कुंभ के बारे में कुछ और भी डिटेल है, इसको देख लीजिए। कितने गीतों का शुभारंभ किया गया था महाकुंभ के लिए,
तो दो हैं, महाकुंभ और जय महाकुंभ। कंपनी ने अपनी 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो ये है ब्लिंकिट। इसमें कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ये देखते हैं, सुषमा भवन, ये सामान्य सी बात है कि कहाँ पर इसका स्थापना किया गया या बनाया गया, तो ये नई दिल्ली में है। कि पहला जनरेशन बीटा बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है, जैसे जनरेशन अल्फा, जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा की हम लोग बात करेंगे, जेन बीटा ये पैदा हुआ है आइजोल मिजोरम में, राइट। जनरेशन बीटा है क्या? जनरेशन बीटा ये 2025 से 2039 तक जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा की श्रेणी में रखा गया। इसके पहले और भी बहुत सारी जनरेशन है, जैसे कि मिलेनियल्स। इसके अंतर्गत जो भी बच्चे 1981 और 1996 के बीच में पैदा हुए इन्हें मिलेनियल्स कहते हैं, जो कि जनरेशन बीटा के जनरली माता पिता होते हैं यहाँ पे, मतलब उस एज गैप में इतना डिफरेंस होता है। उसके बाद आया जनरेशन जेड या जेनजी जिसको बोलते हैं। इनका जन्म 1997 से लेकर 2012 तक के बच्चों को जेनजीज कहते हैं। तो हम लोगों ने तीन चीज देखा, पहला देखा मिलेनियल्स जिसका जन्म 1981 से लेकर 1996 के बीच हुआ, जेनजीज जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 तक, और जेन ये 2025 से लेकर 2039 तक के बच्चों को। इस बच्चे का नाम है फ्रैंकी रेमरू आर्टेडिका जैडोंग। ये देखिए, हमने जो बात किया 2025 से लेकर 2039 तक के जो भी बच्चे पैदा हुए उनको जेन बीटा कहा जाएगा। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर पहुंच चुका है? तीसरे स्थान पर। और ये कितने शहरों में फैला हुआ है? तो 23 शहरों में। भारत के मेट्रो नेटवर्क की लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर से अधिक। बाकी ये कुछ खास नहीं है, पहले ये बस ये जान लीजिए कि पहली मेट्रो भारत में कब चली थी? 1984 कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करने की अनुमति दी है? तो है इंडोनेशिया। एक और इंपॉर्टेंट बात की UIDAI के CEO किसे नियुक्त किया गया? भुवनेश कुमार, राइट। यह गीत दूरदर्शन द्वारा क्या बोलते हैं तैयार किया गया, और इसके बोल लिखे हैं आलोक श्रीवास्तव और आवाज है रतन प्रसन्ना की। और यह संस्था जो कि पीछे हम लोगों ने बात किया आकाशवाणी द्वारा इसे तैयार किया गया। जय महाकुंभ। एक देश एक चुनाव विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? PP चौधरी। ये भी इंपॉर्टेंट। एक देश एक चुनाव विधेयकों पर संसदीय समिति का अध्यक्ष PP चौधरी को बनाया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये ध्यान रखना है ये भी कि आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। और यहाँ पर यह पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। इसके साथ ये भी जान लीजिए, इसके थीम लाइन थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कुछ फैक्ट फालतू के भी दिए गए हैं, इसको हम लोग स्किप करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रगति का फुल फॉर्म क्या है और प्रगति योजना क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए प्रगति का फुल फॉर्म क्या है। सक्रिय प्रशासन और समय पर कार्यान्वयन, यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले तो यह जान लीजिए आप कि प्रगति योजना जो है ये 25 मार्च 2015 से शुरू किया गया। ठीक है, 25 मार्च 2015 को शुरू किया गया है, और यह सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म है। क्या है? मल्टीपर्पस। आप इस राइटिंग पे नहीं जाइएगा। मल्टीपर्पस एक प्लेटफॉर्म है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? समयबद्ध कार्यान्वयन, मतलब जो भी काम है वो समयबद्ध हो जाए, और यह डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है जो कि E-गवर्नेंस की दिशा में एक मजबूत कदम उठाता है। इसके 3 उद्देश्य हैं। वे उद्देश्य कौन कौन से? पहला है जन शिकायतों का समाधान, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान समय से किया जाए, आयकर रिफंड आदि मसलों को हल करना एक पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी करना, जैसे कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि रेलवे,
राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली संयंत्र की प्रगति का निगरानी करना, जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं। या तीसरा इसका मुख्य कार्य स्वच्छ भारत अभियान, स्कूल शौचालय कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी कार्यक्रमों को समय पर सुचितापूर्ण तरीके से कंप्लीट कराया जाना या प्रगति योजना का ये उद्देश्य है। तो तीनों उद्देश्यों को आपको याद करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग अगला फैक्ट जो है वो ये है, किस राज्य की पुलिस टीमों ने मिलकर बंधुआ मजदूरों को बचाया है? तो पंजाब व बिहार। विगत 5 वर्षों में ई कचरा उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 72.54%। ये डेटा याद करना है आपको, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 72.54%। अब हम लोग जानेंगे कश्मीर के कारीगर डोडो पक्षी को किस कला के माध्यम से आज भी याद कर रहे हैं? तो पेपियर माशे कला, ये कला है क्या? इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। पेपियर कला यह एक प्राचीन व बहुमुखी शिल्प तकनीकी है जिसमें कि कागज को लुगदी बनाकर या फिर उसको पानी में भिगाकर के पल्प का इस्तेमाल करके आकृति बनाई जाती है और सूखने के बाद जो कि टाइट हो जाता है, तो उस आकृति के तरीके से इसको संरक्षित करने की प्रक्रिया को मार्शे आर्ट या पेपियर आर्ट कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में ये भी जान लेना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन चीन के हान राजवंश द्वारा शुरू हुई थी। पेपियर आर्ट जो है, पेपियर आर्ट ये भारत में विशेष रूप से कश्मीर में 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में फारसी संत मीर सैयद हमदानी द्वारा, कौन है? मीर सैयद हमदानी और सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है, आबिदीन द्वारा यह शुरू किया गया था। इस तकनीकी का इस्तेमाल सजावटी बक्से, फूलदान, दीपक और डोडो जैसी मूर्तियां बनाने के उपयोग में लाया जाता है। कागज यानी पल्प, कागज को पल्प बनाकर उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां को बनाया जाना और उसी दौरान या उसी संदर्भ में डोडो की आकृति भी बनाई जाती है। तो पेपियर आर्ट के तहत जो है डोडो की आकृति बनाकर उसे जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। बस हमें ये जान लेना है। अगर बहुत प्रोफेशनल और बहुत शॉर्ट तरीके से बात करें तो पेपियर माशे आर्ट या कला यह एक प्राचीन, लचीली व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शिल्प है जो कि कश्मीर में अपनी अनूठी पहचान रखता है। डोडो के मॉडल के माध्यम से कश्मीर के कारीगर न इसे केवल वैश्विक स्तर पर ले जा रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण व सांस्कृतिक स्मृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यह कला हस्तशिल्प की शक्ति व पर्यावरणीय जागरूकता को दर्शाती है। इससे संबंधित अगला फैक्ट है कि कश्मीर से डोडो के कितने रंगीन मॉडल यूरोप और मॉरिशस को निर्यात किए जाते हैं? 50,000 से अधिक मॉडल निर्यात किए गए हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मनमोहन सिंह की निधन कब हुआ, कितने वर्ष की आयु में, तो ये हमें नहीं जानना है। ये जानना है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय से यानी सिख समुदाय से पहले देश के प्रधानमंत्री थे और ये 10 साल प्रधानमंत्री रहे। ये कार्यकाल टेन्योर अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, 2004 से लेकर 2014 तक। बाकी उनकी पुस्तकें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ 1964 एडी, पहला किताब है, ये याद करना चाहिए आपको। दूसरा, अ डिकेड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2024 एडी। तीसरी है, मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर डेवलपमेंट 2023 एडी। ये है इंडियाज इकोनॉमी रिफॉर्म्स एंड एजेंडा फॉर द फ्यूचर 2006 और चेंजिंग इंडिया 2019। ये सारी किताबें हैं, आप इसको याद करिएगा। और ये भी जान लीजिए कि वह व्यक्ति के रूप में कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। आगे की बात कर लेते हैं, किन वर्षों के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं? तो 1998 से लेकर 2004 तक इनके बारे में ना जानना है। अब इनके बारे में देख लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन शताब्दी
अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये लखनऊ में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो ये है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के बारे में आपको जान लेना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट योजना है। आइए देख लेते हैं स्वामित्व योजना है क्या। फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जो भी इस संपत्ति के मालिकाना हक रखते हैं उन्हें ड्रोन के माध्यम से उनकी संपत्ति का विवरण इकट्ठा करके उन्हें उस संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना ही इस स्वामित्व योजना का मेन पर्पज है। और ये जान लीजिए, ये शुरू हुआ था कब? 24 अप्रैल 2020 को, पंचायती राज दिवस के दिन। और इस योजना के अंतर्गत लगभग 3,10,388 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। और जैसा कि डेटा में दिखा रहा कि 50 लाख लोगों को उनके संपत्ति कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। बाकी अभी 6 लाख गांव है, 3 लाख गांव का सर्वेक्षण हो चुका है, बाकी अभी और भी बाकी हैं, 50% बाकी है। तो हमें बस यह जानना है, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कि स्वामित्व योजना किससे संबंधित है। स्वामित्व योजना संबंधित है आपको संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए। और इसके लिए मेथोडोलॉजी कौन सी यूज होती है? तो ड्रोन के माध्यम से संपत्ति का सर्वेक्षण करके जो उसके मालिकाना हक के अधिकार है उन्हें वो संपत्ति दिलाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इतना जानना है। 100% ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया है? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अच्छा, अब इसमें एक बात तो ये है कि पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग, ये बायो बिटुमेन नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? आइए इसको भी देख लेते हैं। बायो बिटुमेन यह सड़क निर्माण की एक नया तकनीकी है जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम बिटुमेन को हटाकर उसके जगह पर बायो बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बायो बिटुमेन है क्या? तो हमें यह जान लेना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों पर आधारित एक बायो बाइंडर है। बायो बाइंडर ये किस आधार पर या फिर किन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी जान लीजिए कि बायो बिटुमेन से बनाए गए सड़क जो है, पारंपरिक तरीके से बनाए गए सड़क के कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा टिकाऊ और कम खर्च में लंबे समय तक ये बनाया जा सकता है। बायो बिटुमेन जो है, अगर सामान्य शब्दों में समझें तो बायो बिटुमेन एक टिकाऊ बाइंडर है जो कि लिग्निंग फसल जैसे कि पराली, जो कि पंजाब के किसानों के लिए एक कठिन समस्या हुआ करती थी इसको जलाने के लिए। और ऐसा बार बार क्लेम किया जाता था पंजाब के किसान पराली को जलाते हैं जिसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की मात्रा और AQI की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि समस्या बढ़ती जा रही थी। हालांकि यह अलग मसला है। हम बात करेंगे कि बायो बिटुमेन है क्या। तो ये फसल के अवशेष जैसे कि पराली, सब्जी तेल और शैवाल जैसे अन्य जैविक सामग्रियों से बायो बिटुमेन को बनाया जाता है। इस प्रकार के तरीके से बनाए गए जो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें पारंपरिक सड़क के कंपैरेटिवली 70% तक ग्रीन हाउस का उत्पादन कम हो गया है, मतलब कम हो जाएगा। अभी फिलहाल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग को इस पर बनाया गया जो कि NH44 है, जो कि नागपुर मानसर बाईपास को कनेक्ट करती है। और यह पारंपरिक तरीके से बनाए गए सड़कों की कंपैरेटिवली 40% मजबूत है और प्रति किलोमीटर 8 रुपया लागत कम भी आता है। तो हमें जान लेना चाहिए बायो बिटुमेन क्या होता है और पारंपरिक तरीके से बनाए गए जो बिटुमेन है उस तरीके से बनाए गए सड़कों में क्या फर्क है। बायो बिटुमेन आपने जाना, जिसमें मुख्यतः पराली और सब्जी तेल और शैवाल जैसे कंपोनेंट का इस्तेमाल करके बायो बिटुमेन वाले सड़कों को बनाया जाता है। अगला फैक्ट देख लीजिए, गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली व टेस्टिंग प्लांट कहाँ पर उद्घाटित किया जा रहा है? सूरत। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष से नियुक्त किया गया वी राम सुब्रमण्यम। भारत का पूरी तरह से सौर सीमा गांव कौन बना है? तो मसाली गांव गुजरात। ये याद रखिएगा, ये अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि भारत का पहला पूरी तरह से सौर सीमा गांव कौन सा बना है? तो मसाली गांव, गुजरात। हाल ही में संपन्न हुए स्कूल इनोवेशन मैराथन का विषय क्या था? विकसित भारत 2047 प्रशासन गांव की ओर नामक देशव्यापी अभियान किस पहल के तहत आयोजित किया गया? सुशासन सप्ताह, जो कि 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आयोजित किया गया। किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पर चर्चा आया है? यह है गोवा। कौन सा राज्य योग नीति शुरू करने वाला राज्य बना? ये उत्तराखंड है। यूएस सस्टेनेबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंक में शीर्ष किस संस्थान को स्थान मिला है? तो ये है आईआईटी दिल्ली। ये भी जान लीजिए, फोर्ब्स 2024 में सबसे ताकतवर 100 महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? 3। कुछ फैक्ट्स को हम लोग स्किप करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ ही अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पथाई पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु। पथाई का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनालिटी अफर्मिंग एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन होलिस्टिक अप्रोच इंटरवेंशन। नाम से स्पष्ट है, आप इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, समझ में आ जाएगा ये क्या। BMW समूह ने किसके साथ 4 राज्यों में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को बदलने की साझेदारी की? यूनिसेफ। ये जानना है। अदरक की किस किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR द्वारा IISR सुरसा विश्व हिंदू आर्थिक मंच कहाँ पर संपन्न हुआ? मुंबई। इसका विषय था भविष्य में सोचें, भविष्य के लिए। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद करना चाहिए। लोकसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में टोटल प्रजनन दर यानी TFR कितनी हासिल कर ली है? 2.0। TFR एंड टोटल फर्टिलिटी रेट ये हासिल कर लिए 2.0 यानी 2। मुरादाबाद जिले के मिलक अमावती गांव को कौन सा पुरस्कार मिला है? कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। गुजरात सरकार ने किस धर्म से जुड़ी विरासत व उसके स्थलों को संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? बौद्ध धर्म। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह सरकारी मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये है उत्तर प्रदेश। योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कर्मयोगी भारत व क्षमता निर्माण आयोग के साथ समझौता किया? पुडुचेरी। गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन अध्ययन केंद्र बनाने की घोषणा लक्ष्य रखा है? तो सितंबर 2025। ये डेटा याद रखिएगा। गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन व अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया? सितंबर 2025। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने पैकेज ड्रिंकिंग व मिनरल वाटर को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? हाई रिस्क खाद्य श्रेणी। उबेर ने भारत की पहली जल सेवा कहां लॉन्च की है? डल झील, श्रीनगर। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ। ये सब बस जानने के लिए। किस हवाई अड्डे को AQCS प्रमाणन के तहत पालतू जानवरों के आयात निर्यात की सुविधा प्रदान की है? कोचीन हवाई अड्डा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। पालतू जानवरों के लिए आयात निर्यात की सुविधा पर सुविधा शुरुआत की है कोचीन हवाई अड्डा। महाकुंभ को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया? नया जिला। ये कुछ खास नहीं है। कितने महीने चला? 4 महीने चला। कितने गांव शामिल किए गए? 67 गांव। प्रयागराज के कौन सी तहसीलें शामिल की गई? सदर, सुराव, फूलपुर और करछना। प्रथम ये देखिए, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। इस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की घोषणा की EV वाहन के लिए? तो ये है तेलंगाना। इस राज्य ने 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा जारी सुनामी के लिए तैयार किया है? तो ओडिशा। सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की बात की है। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, MP।
किस राज्य ने जीरो कैजुअलिटी मिशन को सफल घोषित किया है? ओडिशा। इस मिशन की शुरुआत किससे बचाव हेतु की गई? तो ये चक्रवात दाना। देखिए, चक्रवात दाना जो कि ओडिशा में आया था, इससे लोगों की जान माल की क्षति को कम करने के लिए जीरो कैजुअलिटी मिशन शुरू किया गया ओडिशा सरकार द्वारा। अगर सवाल ऐसा भी पूछता है कि चक्रवात दाना कौन से राज्य को प्रभावित किया, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। इसके लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो जीरो कैजुअलिटी मिशन। न्याय की देवी जस्टिस लेडी का आंखों से पर्दा हटा दिया गया है, यानी आंखों से जो पट्टी बंधी थी उसे हटा दिया गया है। कहाँ से? तो ये सर्वोच्च न्यायालय से। इसके पीछे जो मेन उद्देश्य क्या था? इनका मानना था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि भारत में कानून न तो अंधा है न ही दंडात्मक, इसलिए उनकी हाथ से तलवार को भी छीन लिया गया और हाथ में तलवार की जगह संविधान को पकड़ा दिया गया है। तो बस इतना जानना है। भारत और तुर्की के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कहाँ पर एक बैठक हुई थी? ये हैदराबाद में। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? नागा यालंका, आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना चाहिए। नागा यालंका, आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। भारत की कौन सी झील जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र तरीके से या तीव्र गति से सिकुड़ रही है? रूपकुंड झील। कहाँ पर है ये आपको बताना है। उत्तराखंड में है, बताना ही नहीं है आपको। हाल ही में विश्व के किस रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हुई है? यह है सहारा रेगिस्तान। कौन सा देश जागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जताई है? यूनाइटेड किंगडम। जागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो डिएगो गार्सिया। इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में किसने तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। ये भी देख लीजिए। पूर्वोत्तर को रेल लिंक से जुड़ने वाली कौन सी राज्य की राजधानी बन गई है? मिजोरम का आइजॉल। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? हुमायूं मकबरे परिसर में, नई दिल्ली। ये जान लीजिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन समारोह का बैठक कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली, भारत में। एक और सामान्य सा फैक्ट देख लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश है जिसने समान लिंग विवाह को मान्यता दी है? थाईलैंड है। विश्व शिल्प नगर के रूप में किसे मान्यता मिली है? श्रीनगर को। भारत किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। मराठी है, दूसरा पाली है, तीसरा प्राकृत है, चौथा असमिया और पांचवा बंगाली। इन सभी भाषाओं को अक्टूबर 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप कोई कोड या एक्रोनिम्स बना के याद कर लीजिएगा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो अब शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी होगी? ये 11। स्काई लाइनर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिस आधार पर भारत का सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा है? शिलोंग, मेघालय। ये आपको जानना चाहिए कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया? तो राष्ट्रपति निलयम, सिकंदराबाद। बस जान लीजिए, पूरे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये है ओडिशा। ये आपको याद रखना चाहिए। एशियन किंग वल्चर के लिए भारत में पहला राष्ट्रीय संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर? भैरवासी, कैंपियरगंज, गोरखपुर। भारत के राष्ट्रपति ने विश्व बुद्ध विहार का उद्घाटन लातूर, महाराष्ट्र में किया। अब क्या जानना है कि 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव। इस स्टेशन का नाम बस जानना है, अपना रेडियो 90.0। कहाँ पर उद्घाटित किया गया? आइजॉल में। जान लीजिए कि देसी गाय को राज्य माता किसने बोला है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार अब देसी गाय को राज्य माता घोषित की है। सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले कहां पर आए हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। किस द्वीप समूह की राजधानी बदल दी गई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका नाम पोर्ट ब्लेयर, जिसकी राजधानी
पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम। पुलिस में महिलाओं को आरक्षण देने का वादा किया 33% राजस्थान सरकार ने। अच्छा ये देखिए कौन सी राज्य सरकार ने न्यूनतम महिलाओं की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है विवाह के लिए आयु, तो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट और अच्छा फैक्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है, तो ये है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ये देख लीजिए, भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मकता साक्षरता हासिल करने वाले प्रथम प्रशासनिक इकाई लद्दाख। यातायात समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने अब ऑड इवन योजना को लागू की है, सिक्किम। भारत में पहली बार कहाँ लागू किया गया था, नई दिल्ली। भाई ये भी फैक्ट देख लो, भारत सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो दिसंबर 2028। फोर्टिफाइड चावल किसकी कमी को दूर करने के लिए सुरक्षित साधन है, एनीमिया व सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है फोर्टिफाइड चावल, और यह योजना 2028 तक लागू रहेगी। महिलाओं के सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, ओडिशा ने। और किस बल में पहली महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दी है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एनटीपीसी ने लद्दाख में सौर ऊर्जा हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। ये याद करना जरूरी है और याद जरूर कर लीजिएगा कि एनटीपीसी लिमिटेड ने लद्दाख में सौर हाइड्रोजन पर आधारित माइक्रो ग्रिड स्थापित करने की साझेदारी की है भारतीय सेना के साथ। अगली बात है, अंतर्राष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य किसे चुना गया, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। ये देख लीजिए किस राज्य के श्री सिंहेश्वर मंदिर में 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेख की खोज हुई है, तमिलनाडु। यह 16वीं सदी की है और राजा कृष्णदेवराय के समय की है, और विजयनगर साम्राज्य में जो शासन करते थे राजा कृष्णदेवराय। हाल ही में फसल की PR 126 किस्म पंजाब के किसानों के बीच विवाद का केंद्र रहा है। ये धान की एक प्रजाति है PR 126, यह एक धान्य की प्रजाति है, धान्य की नहीं धान की, राइट। ये देख लीजिए, प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के समय 13वीं शताब्दी का एक शिलालेख खोजा गया कालेश्वर मंदिर, कर्नाटका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा का 7वां सत्र कहां पर संपन्न हुआ, नई दिल्ली में। भारत की दूसरी तितली विविधता केंद्र कौन बन गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। ये भी याद रखना है आपको कि भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन बन गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। देश का पहला तितली विविधता केंद्र कौन है, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने काराकल प्रजनन व संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, गुजरात। ये फैक्ट भी देख लीजिए, किस सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है, BEML लिमिटेड। BEML लिमिटेड द्वारा पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। दक्षिण भारतीय आदिवासी केंद्र कानू किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र BR हिल्स, कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये देख लीजिए, महाराष्ट्र का पहला सौर गांव कौन है, तो मान्य चिंचवाड़ी गांव, सतारा। DG पिन क्या है, तो डिजिटल पोस्टल इंडेक्स कोड है या इंडेक्स नंबर है, बस इतना ही जानना है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जिसने हाल ही में भारत 7 साल पूरे किए हैं, किस संगठन से संबंधित है, रेलवे सुरक्षा बल से। ऑपरेशन नन्हे के तहत भारतीय रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में कितने जोखिम ग्रस्त बच्चों को बचाया, 84,119। ये देख लीजिए, भारत कौशल प्रतियोगिता 2024 देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया, यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली। ये याद करना चाहिए। CEEW के रिपोर्ट के अनुसार जल प्रबंधन में कौन से 2 राज्य शीर्ष स्थान पर, हरियाणा व कर्नाटक। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये लद्दाख में।
सो ये थे राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सारे वन लाइनर फैक्ट जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, साथ ही हमारे साथ बने रहें अगले वीडियो के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।